जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का एक स्टूडेंट, बहुत अच्छा मेरा स्टूडेंट, उसने मुझे कहा था कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वेशन जो है उसको एक बार बता दें, क्योंकि वो वाकई बड़ा अहम क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 में, थर्मोडायनामिक्स में, लास्ट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का। इसमें एक और चैप्टर भी बड़ा, एक और क्वेश्चन भी है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो फ़िलहाल ये इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे। ये रूटीन वाले लेक्चर नहीं, जस्ट एक बच्चे ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा तो मैं उसका जो है वो रिप्लाई कर रहा हूँ। प्रेशर ऑफ गैस की हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे और ये इक्वेशन काफ़ी लंबी है। स्टार्ट करने की बहुत सारे बच्चों को ये इक्वेशन एडवांटेज देगी, इसको आप समझें, रोक रोक के लेक्चर को समझ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी इक्वेशन है। ओके, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकॉन को क्लिक करना है ताकि आपको जो भी नए आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। तो आइए आगाज़ करते हैं। प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस बुनियादी तौर पे ये चैप्टर हीट से रिलेटेड है। मैं इस हीट और थर्मोडायनामिक्स में उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वो जब रूटीन की फिज़िक्स पढ़ेंगे, लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसमें काफ़ी डिटेल में बताऊंगा हीट, थर्मोडायनामिक्स और टेम्परेचर में बुनियादी फ़र्क क्या है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि हमने प्रेशर ऑफ गैस जो इक्वेशन है उसको डिराइव कैसे करना है। जो प्रेशर ऑफ गैस है, थर्मोडायनेमिक और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर गैसेस के मुताबिक, जो गैस मॉलिक्यूल्स को जब आप किसी कंटेनर में इंक्लोज करते हैं तो वो मुसलसल कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर आके फोर्स लगाते हैं। तो वो जो फोर्स है, दरअसल जाहिर सी बात है, फोर्स के साथ साथ डिस्टेंस भी ट्रैवल हो रहा होता है। तो फोर्स को अगर आप टाइम के साथ डिवाइड करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बुनियादी तौर पे आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो जो प्रेशर जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर लगाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टिन्यूस विगरस रैंडम मोशन, तो वो उस मोमेंट की वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है वॉल्स को, तो उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो दैट्स क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक कंटेनर है, एक 3 डायमेंशनल क्यूबिकल कंटेनर है। जब मैं बात कर रहा हूँ क्यूबिकल कंटेनर की, तो इसका मतलब है कि इसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, ABCDEFGH। तो ये आपके पास एक क्यूबिकल कंटेनर है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तमाम डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहे हैं रैंडम मूवमेंट की वजह से। और जब ये मॉलिक्यूल इन वॉल्स के साथ आके टकराएंगे तो दरअसल वो इन वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स को अगर आप इस वॉल्स के एरिया के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर आ जाएगा। ओके, स्मॉल एल मैं सपोज कर रहा हूँ जो कि लेंथ है हर साइड की इस कंटेनर की। ओके, अब हम बात आगे करते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं। मैं सपोज करता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, लेट n आर नंबर ऑफ molecules each of mass m। हर एक का जो mass है वो स्मॉल m है, हर एक का mass जो है वो इक्वल है। हम एक ही वक्त में, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स की तादाद होगी, हम एक ही वक्त में तमाम पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी नहीं कर सकते। तो हम किसी एक मॉलिक्यूल की मोशन को लेंगे, और क्योंकि ये 3 डायमेंशनल मोशन है, याद रखना है ये एक 3 डायमेंशनल मोशन है, यानी कि अगर मैं ये एक्स एक्सिस कहता हूँ, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है। हम एक मॉलिक्यूल की मोशन को स्टडी करते हैं और उस मॉलिक्यूल की मोशन की जो वेलोसिटी है, मैं सपोज करता हूँ वो है वेलोसिटी v1 पहले मॉलिक्यूल की। और क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, लिहाजा हम इसको कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, v1x, v1y और v1z। क्योंकि 3 डायमेंशनल है लिहाजा हम इसको v1x, v1y और v1z में इसको हम शुमार करेंगे। आसानी के लिए हम पहले पार्टिकल की सिंपल अलोंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस को स्टडी करेंगे।
हम तमाम एक ही वक्त में हम एक्स वाई और जेड एक्सिस पे मोशन को स्टडी नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम उस पार्टिकल की मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पे स्टडी करेंगे, हम मोशन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो हम सपोज करते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा यहाँ से और ऑपोजिट वॉल तक, तो इस वॉल पे जाके ये कोई ना कोई वहां पे फोर्स लगाएगा और इस दौरान ये उसका इनिशियल मोमेंटम होगा। सो व्हाट अबाउट द इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम आपको अच्छी तरह पता है कि वो मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। सो ये आ जाएगा mv1x। जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा तो वो एक्शन होगा, रिएक्शन के तौर पे वॉल इसे वापस बाउंस बैक करेगी। जब ये वापस आएगा तो वेलोसिटी दरअसल वही होगी, लेकिन वेलोसिटी ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि v1x की बजाय वो हो जाएगा -v1x। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा, फाइनल मोमेंटम वो होगा -mv1x, यानी कि वेलोसिटी वही रहेगी लेकिन वेलोसिटी वो बाउंस बैक होगा सेम वेलोसिटी के साथ, यानी कि वो जा रहा है v1 वेलोसिटी के साथ और वो वापस आ रहा है -v1 वेलोसिटी के साथ। ओके, अब जो है वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, अब जो फाइनल मोमेंटम है वो है -mv1x और mv1x। ओके, फाइनल -mv1x माइनस फॉर्मूले का और mv1x ही इनिशियल मोमेंटम, तो ये माइनस और माइनस आ जाएगा 2mv1x। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब इस दौरान आपने टाइम भी कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल को इस वॉल से इस वॉल तक जाने में और वापस आने में कितना वक्त दरकार हुआ। ओके, इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं S = v × t। सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक ऑपोजिट वॉल जाने का L और वापस आने का L + L, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2L हो जाएगा। वेलोसिटी यहाँ हम अलोंग x एक्सिस स्टडी कर रहे हैं, v1x हो जाएगा और टाइम को मैं यहाँ पे डेल्टा t कह रहा हूँ जो कि दोनों तरफ वापस आने का टाइम है। तो आपके पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा 2vl v1x, तो ये आपके पास टाइम आ गया। ओके, हमारा मकसद, हमने टाइम और चेंज इन मोमेंटम को मालूम करके क्या किया, उसका मकसद ये था ताकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यू नो वेल कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग यू नो वेल कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दरअसल किसकी इक्वल होता है, फोर्स की इक्वल होता है। और फोर्स जब आ जाएगी तो फोर्स को एरिया के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो ये सारा हमारा सिनेरियो। अब हम मालूम करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। change in momentum divided by time interval। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम जो यहाँ पे आ रहा है -2mv1x और डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि लंबी क्वेश्चन है, आप इसको रोक रोक के देख सकते हैं। तो मैं ये साइड अब अरेज करूंगा, शायद हो सकता है मुझे 5-6 दफ़ा बोर्ड को अरेज करना पड़े। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये आ जाएगा -2mv1x और डेल्टा t की जगह पे मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2l v1x। ओके, अब ये जो v1x ऊपर चला जाएगा, -2mv1x मल्टीप्लाई बाय v1x डिवाइडेड बाय 2l, 2 के साथ कैंसिल हो गया, -mv1x² डिवाइडेड बाय l। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
और आपको अच्छी तरह पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दरअसल किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सो वी हैव कैलकुलेटेड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द पार्टिकल, यानी कि जब वॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये वो वाली फोर्स है। तो फोर्स exerted by wall is equal to rate of change of momentum। ओके, तो ये आ गया माइनस एम वी वन एक्स स्क्वेयर ओवर एल। तो ये वॉल ने फोर्स लगाई, अब जो पार्टिकल ने फोर्स लगाई है वो इसी का क्या होगा, रिएक्शन होगा। यानी कि एक्शन, पार्टिकल ने फोर्स लगाई एक्शन है, जो वॉल ने फोर्स लगाई रिएक्शन है। एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे एक दूसरे में डायरेक्शन में। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल। फोर्स एक्सर्टेड बाय particle is equal to negative of force exerted by the wall। नेगेटिव वो और ये नेगेटिव वो फोर्स आ गई, माइनस माइनस। तो ये है along x axis force exerted by the first particle on the wall F1x is equal to mv1x square over L। F1x mean force exerted by first particle on the wall along x axis। इसी तरह फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड पार्टिकल वो हो जाएगा F2x। फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड पार्टिकल mv2x स्क्वायर ओवर L। फोर्स एक्सर्टेड बाय nth पार्टिकल along x axis mvnx स्क्वायर ओवर L। तमाम जो फोर्सेस को ऐड कर दें तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी एक्सर्टेड बाय ऑल द पार्टिकल्स अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है m v1x स्क्वायर ओवर l प्लस m v2x स्क्वायर ओवर l m vnx स्क्वायर ओवर l। यहां से देखें f ओवर m को, m ओवर l को आप कॉमन कर लें तो आपके पास v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर vnx स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अ फोर्स, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। अच्छा, अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग इस टोटल फोर्स से हम क्या मालूम कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेशर। हम यहाँ से प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं। एंड यू नो वेल के जो प्रेशर इक्वल होता है वो फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। Okay, the pressure is equal to pressure along x axis is equal to Fx over A। तो Px इक्वल आ गया। अब आप Fx को, Fx की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं m ओवर l v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर vnx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। ठीक है, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि ये क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल होंगी, तो लिहाजा Px विल बी इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये L क्यूब हो जाएगा। एंड इन ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद v1x प्लस v2x प्लस vnx। ओके, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ओके, अब हमने बात करनी है डेंसिटी के ऊपर, यानी कि इस गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस इसके अंदर स्टोर है उसका मास कितना है और उसकी डेंसिटी कितनी है। सिंगल पार्टिकल का जो मास है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सिंगल पार्टिकल का जो मास है स्मॉल m है। पार्टिकल्स की तादाद मैंने स्टार्ट में बताई, वो कैपिटल N है। तो टोटल मास इक्वल आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय m, यानी कि अगर एक पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल्स की तादाद कैपिटल N है, सो द टोटल मास होगा वो n मल्टीप्लाई बाय m की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह टोटल
मैस आपके पास इक्वल आ गया तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। डेंसिटी इक्वल होती है टोटल मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, दैट्स क्वाइट सिंपल। सो डेंसिटी को रो के साथ सिंबलाइज करते हैं, टोटल मैस एन एम, और जो वॉल्यूम है कैपिटल वी एन एम, और वॉल्यूम आ जाएगा एल क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम लेंथ विड्थ हाइट, एल इंटू एल, तो एल क्यूब की इक्वल आ जाएगा। ओके, गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो m ओवर एल क्यूब आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, इस m को यहाँ पे, तो आपके पास m ओवर एल की वैल्यू, m ओवर एल क्यूब की वैल्यू आ जाती है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये पी एक्स इक्वल आ जाएगा रो ओवर एन v1 एक्स स्क्वेयर v2 एक्स स्क्वेयर अप टू सो ऑन vn एक्स स्क्वेयर। ये पॉइंट समझने वाला है कि मैंने यहाँ पे m ओवर एल क्यूब की जगह पे रो ओवर n लगा दिया। ओके, अब ऐसा क्यों किया? रो v1 प्लस v2 एक्स स्क्वेयर v1 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n, तो ये इसको मैंने इधर जाके डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ से एक और डिस्कशन का आगाज होगा, वो ये है कि ये है वेलोसिटीज का स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन क्या है? यानी कि आपने तमाम वेलोसिटीज का एवरेज लेना है। मीन स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद आपने सबका क्या करना है? एवरेज लेना है। यानी कि वेलोसिटीज को टोटल करके उनके नंबर के साथ आपने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। स्क्वायर लेने के बाद ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ आपने डिवाइड कर दिया, तो इसको बोला जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, सो ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई वी डिफाइन मीन स्क्वायर वेलोसिटी, व्हाई नॉट सिंपली द मीन वेलोसिटी, व्हाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी और द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन को डिराइव कर रहा हूँ, लिहाजा मैं सिर्फ इसी को डिफाइन करूंगा कि इसको नाम दिया जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी that is represented by G, that is represented by Vx, or this is a symbol for average, rule mean square velocity. So it is put into equation number 2. So this is the pressure along x-axis. Okay, as I stated earlier, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम ये सपोज कर रहे हैं कि तमाम पार्टिकल्स का मैस सेम है और वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, लिहाजा पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी हैं वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो एवरेज उनकी वेलोसिटी है वो सेम होगी। मीन टू से दैट पार्टिकल्स का सिर्फ कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर टकरा रहे हैं, लिहाजा इन सब की जो वेलोसिटी होगी तमाम डायरेक्शंस में वो सेम होगी। ओके, यानी कि v1x और vx, vy और vz आपस में इक्वल होंगी। और अगर हम यहाँ पे वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं कि वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एवरेज में, तो आपने यानी कि x, y और z, ये वेक्टर का फॉर्मूले के मुताबिक तो आपने तीनों को ऐड कर दिया। vx vy की जगह पे भी vx आ जाएगा और vz की जगह पे भी vx आ जाएगा। vx vx vx, तो ये कितना हो जाएगा? 3vx, 3vx की इक्वल आ जाएगा ये। ओके, यहाँ पे गौर करें, हमें vx की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? vx की वैल्यू को मालूम करने के लिए मैं ये जो 3 है इसको इधर ले जाऊँगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर
3, तो पी एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/3 रो वी स्क्वायर। ओके, क्योंकि वेलोसिटीज तमाम डायरेक्शंस में सेम है, लिहाजा जो प्रेशर होगा पी एक्स, पी वाई और पी जी, ये भी तमाम डायरेक्शंस में सेम होगा, तो लिहाजा हम P को कह सकते हैं 1/3 रो V। These are the separate discussions के ये ऐसा क्यों है। For the time being, all you need to focus on how we have proved this equation. There is a long discussion, conceptual discussion on this chapter, on this even इस चैप्टर के स्टार्ट में बड़ी डिटेल conceptual discussion है, उसकी डिटेल में मैं नहीं गया, सिर्फ ये एक फोकस था इस इक्वेशन को डेराइव करना है। लिहाजा अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये है प्रेशर ऑफ गैस की फाइनल इक्वेशन। इससे आगे इसके 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि इस इक्वेशन को प्रूव यूज़ करते हुए आप बॉयल्स लॉ ड्राइव करें, चार्ल्स लॉ ड्राइव करें, इंटरप्रिटेशन काइनेटिक एनर्जी की और टेम्परेचर की क्या है यूजिंग दिस इक्वेशन। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। सो थैंक यू वेरी मच। इक्वेशन को रोक के देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।